नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम प्रेप में। आज हम बीपीएससी घटनाचक्र 2026 सीरीज में शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा भारत पर मुस्लिम आक्रमण और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। 1192-1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विचित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1178। 1178 में मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था। सॉल्यूशन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उस समय मूलराज द्वितीय की संरक्षिका उसकी विधवा माता नायका देवी ने गौरी के विरुद्ध चालुक्य सोलंकी सेना का नेतृत्व किया था। माउंट आबू पर्वत के पास कसहारादा के मैदान में चालुक्य या सोलंकी सेना ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। कुछ स्रोतों में भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1178 का जिक्र मिलता है। संभवतः यह विवाद मूलराज द्वितीय शासनकाल के 1178 ईस्वी में समाप्त होने और भीम द्वितीय का शासनकाल 1178 ईस्वी में प्रारंभ होने के कारण है, किंतु अधिकांश इतिहासकार मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1178 ईस्वी के समय गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक के रूप में मूलराज द्वितीय को ही स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत, जिसमें फर्स्ट है गुलाम वंश। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज सूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। ऐबक ने कभी औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट किया। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियमपूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? अभी जस्ट हमने पढ़ा कि वो लाहौर से शासन करता था, तो उसकी राजधानी लाहौर थी।
सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी कुबाचा से करी, उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसे दिल्ली आने का भी अवसर नहीं मिला। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है वह कौन है? तो दारुल इस्लाम का भाग माना जाता है इल्तुतमिश का। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, किसे? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार बिहार में मलिक जानी को नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज और शाही सेना के मध्य युद्ध हुआ। मिन्हास के अनुसार अंततः दोनों पक्षों में के मध्य संधि हो गई। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 5, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? तो बलबन के बारे में ये शब्द जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर में बलबन के राजत्व की अवधारणा को समझाते हुए कहा है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। उन्होंने बलबन के राजत्व के संदर्भ में प्रस्तुत अपने इस निष्कर्ष के लिए जियाउद्दीन बर्नी द्वारा बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में प्रस्तुत विवरण को आधार बनाया है। संभवतः इस कारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रक में उत्तर के रूप में विकल्प बी को सही माना है। तो जब बीपीएससी ने विकल्प बी को सही माना है तो आपको भी इसी को याद रखना है कि राजत्व के सिद्धांत उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। देखिए, इसका एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ मैं। हालांकि सब पे यूज़ नहीं होता है, बट मैं इसको इस तरह याद रखती हूँ कि ये जो अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट नहीं, ईश्वर से कंपेयर करने वाला जो था वो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी बलबन में ज़्यादा दिखाई देता था। तो आप एक मतलब ट्रिक बना के रख लीजिए कि बलबन को उस टाइप से रिलेट करके रखिए कि वो अपने आप को ईश्वर समझता था। तो जब भी ऐसे वर्ड आए, थ्योरी ऑफ किंगशिप, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि इसका आंसर बलबन होगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है
और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है आपका, जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा, बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 8, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो ये बलबन ने अपनाई थी, रक्त एवं लौह की नीति। ये भी आपको याद रखना है। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थीं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण और या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन। तुगरील खां ने बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बलबन के शासनकाल का महत्वपूर्ण विद्रोह तुगरील खां का विद्रोह था। तुगरील खां को बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु उसने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर उसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबा भी पढ़वाया। बलबन तुगरील के विद्रोह को दबाने के लिए अमीन खां और उसके उपरांत बहादुर के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु ये असफल रहे। अतः क्रुद्ध बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां के साथ बंगाल की तरफ बढ़ा, किंतु तुगरील खां अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अंततः तुगरील पकड़ा गया, उसकी हत्या कर दी गई और बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का इख्तियार नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? तो नौरोज की शुरुआत भी आपके बलबन ने की थी। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी में भारत में ईरानी त्योहार नौरोज को मनाने की प्रथा आरंभ की। नौरोज ईरानी नववर्ष है, जिसे फारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा तथा पायबोज प्रथा की भी शुरुआत की, जो फारसी परंपरा का अनुकरण था। नेक्स्ट टॉपिक हो गया हम लोग का खिलजी वंश। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। और आप लोग को पता है, जो स्थापना करने वाले रहते हैं अपने वंश के, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनवाया गया पूर्ण किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा। क्वेश्चन नंबर 2, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे? तो ये A.L. श्रीवास्तव ने लिखे हैं। A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक द सल्तनत ऑफ दिल्ली
1711 से 1526 ए 711 से 1526 एडी में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यह कथन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। फोर्थ क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा जफर खां। जफर खां था जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 5 है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शीबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव वंशी शासक रामचंद्र देव था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 1296 ईस्वी में आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को प्रति वर्ष कर देने पर बाध्य किया था, किंतु अलाउद्दीन के शासक बनने के उपरांत जब रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया था, जिससे क्रुद्ध अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी के विरुद्ध भेजी। इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो खालिसा भूमि अधिक पैमाने पे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विकसित हुई।
अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क इदरार, इनाम तथा वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई के आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, एक सेकेंड, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3, याद रखना है आपको कि इससे पहले 1/3 बलबन और इल्तुतमिश ने दर से अधिक नहीं लिया था कभी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी। मतलब आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके भी काल में जो था अलाउद्दीन की तरह 50% ही थी भूमि कर। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना है। देखिए, विकल्प सी को अगर बीपीएससी ने उत्तर माना है तो आपको विकल्प सी को ही याद रखना है उत्तर के रूप में, लेकिन दिमाग में कहीं पे ये भी रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी 50% था। बट आंसर आपको यही मानना है, क्योंकि यहाँ साफ शब्द में लिखा गया है बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी सही माना है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहां का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों के विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी थे, जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा है, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी संभवतः पहला शासक था जिसने शेख निजामुद्दीन की महानता की प्रसिद्धि सुनकर उन्हें कुछ गांवों की पेशकश की तथा उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। तो शेख ने यह कहते हुए मिलने से मना कर दिया कि मेरी खानका में 2 द्वार है, सुल्तान एक से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इसके उपरांत भी जब सुल्तान जलालुद्दीन ने औलिया को बिना पूर्व सूचना के मिलने की इच्छा जाहिर की, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो द्वारा इसकी सूचना औलिया को प्रदान कर दी गई। औलिया सूचना मिलते ही तुरंत अजोधन अपने गुरु बाबा फरीद की जियारत के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार औलिया सुल्तान से प्रत्यक्ष रूप से मिलने से कतराते रहे। कुछ स्रोतों में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी औलिया से मिलने की बात का उल्लेख मिलता है, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सीधे ऐसी नाटकीय घटना नहीं मिलती जैसे जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुई थी। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो सल्तनत काल में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी।
सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो इसे नुसरत खां ने खरीदा था। प्रसिद्ध इतिहासकार के एस लाल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ खिलजी के अनुसार लगभग 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान सेनापति नुसरत खां यहाँ के समृद्ध बंदरगाह कैम्बे खंबात पर हमला किया। इस अभियान में उसे प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, रत्न और अन्य कीमती वस्तुएं हाथ लगी। इसी दौरान नुसरत खां को दास मलिक काफूर हाथ लगा। मलिक काफूर को नुसरत खां ने उसके मालिक से छीन लिया। चूंकि मलिक काफूर के मालिक ने उसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। लूट के माल के साथ मलिक काफूर को भी नुसरत खां ने अलाउद्दीन के पास दिल्ली भेजा। आगे चलकर काफूर की असाधारण प्रतिभा और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वास पात्र सेनापति बना। अलाउद्दीन के दक्कन अभियान और उसकी विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदा नहीं था, बल्कि गुजरात अभियान के दौरान उसे बलपूर्वक बंधक बनाया था। अतः इसका निकटतम उत्तर विकल्प सी होगा। तो विकल्प सी इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो खलीफा का शक्ति का विरोध इसमें से किसी ने भी नहीं किया था, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आंसर में। आंसर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने भी खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा घोषित किया तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तुगलक वंश। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने सबसे अधिक इन चारों में, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन में, इन चारों में सबसे ज़्यादा बहलोल लोदी ने शासन किया, सबसे अधिक समय तक, ज़्यादा नहीं। दिल्ली सल्तनत के इन 4 शासकों की शासन अवधि निम्नानुसार मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी लगभग 20 वर्ष, मोहम्मद बिन तुगलक लगभग 26 वर्ष, गयासुद्दीन बलबन लगभग 20 से 21 वर्ष। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी का शासनकाल लगभग 38 वर्ष के आसपास है, जो ऊपर दिए गए सभी अन्य शासकों से स्पष्ट रूप से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था और उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया तथा दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा का क्या था? तो दार उल शफा एक खैराती अस्पताल था, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था,
राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल शिफा शफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की। उसमें कुशल हकीम रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी उपाय फिरोज शाह तुगलक ने किए। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए तथा उसमें बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया? तो इसका आंसर भी आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। मतलब आपसे पूछा जाएगा हक ए शर्ब क्या था, तो यह एक सिंचाई कर था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी में ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश की शक्ति को अत्यंत कमजोर कर दिया और उनके पतन को तीव्र कर दिया। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दौला मोहम्मद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त मुल्तान का सूबेदार था। आगे चलकर उसने लाहौर, दीपालपुर और उत्तरी सिंध पर अधिकार कर लिया। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। नेक्स्ट हम लोग का आता है टॉपिक लोधी वंश। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक बार एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। मतलब ये नगर सिकंदर लोधी ने बसाया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज़े सिकंदरी उसी के समय से आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंग ए सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनाने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो ये आपको याद रखना, सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजयनगर साम्राज्य। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हरिहर बुक्का थे। मतलब हरिहर और बुक्का थे, दोनों भाई थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई थी। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों से गोवा को छीना। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर 2। यही वो शासक है जिसने बहमानियों से गोवा को छीना। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय
1377 से 1404 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा था। वह शिव विरूपाक्ष रूप का उपासक था। क्वेश्चन 3, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो गोलकुंडा का युद्ध राजा कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ तथा कुतुब शाही सेना पराजित हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भलीभांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। 1/6 भाग भूमि कर एक कर की आदर्श दशा थी, किंतु वास्तव में भूमि की उपज के आधार पर यह 1/6 से 1/3 के बीच होती थी। शिष्ट भूमि कर था। नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 अस्थवन या अथवन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हम्पी के खंडर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 1446 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के शासक थे। इन्हें विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागलंबा के नाम पर नागलमपुरम, जिसे वर्तमान में नागलपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश के राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है, की स्थापना की थी। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। सन 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं के विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बराड़ शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं टांगरी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य सेनापति था।
उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत प्रशासन, जिसमें हम प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में जो भी प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो देखेंगे, जो भी अभी तक में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। किससे संबंधित था? तो दीवाने अर्ज रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज सल्तनत कालीन सैन्य विभाग था और इस विभाग का प्रमुख आरी जे मुमालिक कहलाता था। वह सैन्य मामलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वह इक्ताधारकों द्वारा रखी गई सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? भूमि से जो उत्पाद होता है, जो भी हम लोग उपजाते हैं, उस पे लगाने वाले कर के बारे में पूछ रहा है। तो आपका खराज जो है भूमि पे लगाया जाता है, और उश्र भी आपका भूमि पर लगाया जाता है, और मुक्ताई भी आपका भूमि पे लगाया जाता है। तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। खराज, उश्र और मुक्ताई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था, किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक 4/5 भाग राजकोष में दिया और शेष 5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो मुकद्दम और चौधरी पद का गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुत या मुकद्दम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के होते थे? तो चांदी और तांबा के होते थे। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टाका। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। शशगनी भी चांदी का सिक्का था। टांका एवं जीतल का अनुपात 1/48 का था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक मस्जिद है। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया? यहाँ पूरा कराया गया पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहा किसने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने कराया था। यहीं पे अभी आपने पढ़ा कुतुब मीनार, उसने दिल्ली में स्थित कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में
इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार के 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान उलुग खां और रजिया सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत साहित्य। क्वेश्चन नंबर 1, तबकात नासिरी का लेखक कौन था? तो तबकात नासिरी का लेखक मिन्हाजुस सिराज था। तबकात नासिरी का लेखक मिन्हाजुस सिराज था, जो सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया गया। यह ग्रंथ 23 अध्याय में है। H.G. रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिन्हाज पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्रा प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। क्वेश्चन नंबर 2, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रिहला के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक में लिखी। इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दरिया साहब। दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी। संत दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी। वे बिहार के रहने वाले थे। सालार मसूद गाजी मोहम्मद गजनवी की सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चचनामा का फारसी में अनुवाद जो है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी द्वारा किया गया था। चचनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने किया था। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चचनामा में 680 से 718 ईस्वी तक के सिंध के इतिहास का विवरण है। इस पुस्तक का फारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद 1900 ईस्वी में मिर्जा खलीजबेग फ्रेडुनेबेग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शम्स सिराज अफीफ द्वारा। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बनी द्वारा लिखी गई 2 अलग अलग फारसी ग्रंथ है, जिनका शीर्षक समान है। प्रश्नगत विकल्प में ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज का प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं सदी के दौरान प्रारंभ माना जा सकता है, उपलब्ध प्रमाणों के हिसाब से। लेकिन इसमें ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, तो इसको आंसर को हम लोग सॉल्यूशन में देख लेते हैं।
भारत में कागज का प्रथम प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं सदी के दौरान आरंभ हुआ माना जा सकता है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में कागज पर लिखे दस्तावेज प्रकट होने लगे थे और 12वीं-13वीं सदी में पांडुलिपियां एवं शाही अभिलेखों में कागज का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिहार लोक सेवा आयोग जारी द्वारा अंतिम उत्तर पत्रक में विकल्प ए के रूप में चयन किया गया। तो अगर बिहार लोक सेवा आयोग ने उत्तर ए को चुना है तो आपको भी ए ही याद रखना है मेरे हिसाब से। तो अब अगर फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप ए ही आंसर मारिएगा, ताकि क्योंकि ऑलरेडी बिहार लोक सेवा आयोग ने इसको ए ही आंसर लगाया है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि कभी आप वीडियो देखें तो आपको पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। फर्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन जो था वो बहमनी राज्य का संस्थापक था। दक्कन के अमीरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से 1347 से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। उसने दक्षिण के हिंदू शासकों से संघर्ष किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की प्रथा अपनाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भक्ति एवं सूफी आंदोलन। इसमें आए हुए क्वेश्चन अब देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहादुर जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय के शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। यही उसका आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत इसका आंसर हो जाएगा। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था कि मोक्ष का मार्ग निराकार की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है, इसलिए उन्होंने योगासन, श्वास व्यायाम, ध्यान जैसी विद्याओं के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की वकालत की।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई है? तो फिरदौसिया सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई है। भारत में इस सिलसिले से संबंधित सबसे प्रमुख सूफी शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी थे। शेख मनेरी बिहार में इस सिलसिले के प्रमुख प्रचारक थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुगल वंश, जिसमें आता है फर्स्ट बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। इसका आंसर बाबर हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके जिसके अधिकार में मध्य एशिया का तुर्किस्तान था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता जो थी वही उसका जीत का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1556 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी की सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सेना नीति के चलते विजय श्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण। तो इसमें ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है आपका उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जो बाबर आया उसके आने से क्या हुआ भारत में, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। क्या उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ? क्या क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ? क्या प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई? क्या युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई? ये आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन कौन सा कथन सही है। तो पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, और नहीं है इसमें ऑप्शन। मैंने सोचा और ऑप्शन होंगे, तो इसका तो आपका पहले आंसर हो जाएगा 3 और 4, क्योंकि बारूद का आगमन पहले ही हो चुका था, मेहराब और गुंबद का परिचय भी पहले हो चुका था, तो 3 और 4 जो है बाबर की वजह से हुआ है, तोपों की शुरुआत और तैमुरिड राजवंश की स्थापना। मतलब आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका सल्यूशन देख लेते हैं। बाबर के आगमन के फलस्वरूप भारत में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। बाबर पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। बाबर के आगमन के कारण भारत में सर्वप्रथम युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी विजय का प्रमुख श्रेय उसके तोपखाना को दिया जाता है। उस्ताद अली तथा मुस्तफा नामक तुर्की तोपचियों की सहायता से उसने एक अच्छा तोपखाना तैयार किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन बाबर के भारत आने से पूर्व हो चुका था, जबकि वास्तुकला के क्षेत्र में मेहराब तथा गुंबद का प्रयोग तुर्कों के आगमन के पश्चात ही प्रारंभ हुआ। अतः कथन 1 और 2 गलत है, जबकि कथन 3 और 4 सही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुमायूं और शेरशाह। इनसे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं अब हम उससे डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर खां।
शेर खान ने ये प्रस्ताव दिया था। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि वो बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। साथ ही वह 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो इसका आंसर आपका इस्लाम शाह तो होगा ही, साथ में शेरशाह भी हो सकता है। तो इसका आंसर आपको ई लगाना पड़ेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था और इस्लाम शाह का सैन्य विभाजन ऐसा था, तो संभवतः शेरशाह का भी ऐसा ही रहा होगा। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। आंसर तो आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु लगभग 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। मतलब इसका उत्तर जो है आपके बीपीएससी ने यही माना है। तो आपको भी यही मान के चलना है कि शेरशाह और इस्लाम शाह दोनों ने ऐसे ही अपनी सैन्य टुकड़ी का विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1532। 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने पति के लिए अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया। 1562 से 72 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गयास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। यह मकबरा मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। इस मकबरे चारबाग शैली में बाग को लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो इसका सही क्रम आपका हो जाएगा, सबसे पहले देवरा हुआ था, फिर चौसा हुआ था, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। 1532 में उसने गोमती के तट पर स्थित देवरा नामक स्थान पर अफगान विरोधियों को परास्त किया। 1539 ईस्वी में चौसा 1532 में उसने देवरा, 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने फरीद अल दीन शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ। हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर-उधर भटकना पड़ा। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस लौटा दिया। अर्थात युद्धों का सही क्रम इस प्रकार है: देवरा 1532, चौसा 1539, कन्नौज 1540, सरहिंद 1555। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की
तो ये आपका शेरशाह सूरी था, जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। क्वेश्चन नंबर 7 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 ईस्वी के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली आपके शेरशाह की उपज थी। जब्ती मुगलकालीन राजस्व निर्धारण की प्रमुख महत्वपूर्ण प्रणाली थी। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों और अबुल फजल के विवरण के अनुसार इस प्रणाली की शुरुआत शेरशाह के काल से मानी जाती है, जबकि अकबर के शासनकाल में इस प्रणाली में कई बदलाव कर इसे और भी वैज्ञानिक बनाया गया। जब्ती प्रणाली अकबर के समय में आगे चलकर आइन ए दहसाला का आधार बनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि एक पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखा है? तो ये शब्द एच.जी. कीन ने शेरशाह सूरी के बारे में लिखा है। एच.जी. कीन शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों में भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। दरअसल शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी कीन ने उसकी प्रशासनिक शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था, सड़कें, सराय, डाक व्यवस्था आदि सुधारों के संदर्भ में की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुई थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकबर। अब हम अकबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनसे डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा? तो ये आर.पी. त्रिपाठी ने ये अकबर के बारे में लिखा था। आर.पी. त्रिपाठी मुगलकालीन सम्राट अकबर के बारे में यह लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। क्वेश्चन नंबर 2 है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खां थे। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी।
आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? तो यह था आपका अकबर, जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, प्रांतीय शासन, लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने संगठित और घोषित नीति सुलह कुल के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक सहिष्णुता को अपना राजनीतिक आदर्श बनाया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1576। 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1572 ईस्वी में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 जुलाई 1576 को राजमहल के युद्ध में टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार का पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, दीन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दीन-ए-इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन-ए-इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवादी वाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जहांगीर। अब जहांगीर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक उनसे हम डील करेंगे। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा हॉकिंस को जो है इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एतमतुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। एतमतुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारित इमारत है। यह चतुर्भुजाकार
मकबरा पहला मुगलकालीन मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में संभवतः पहली बार पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ये देखिए पित्रा ड्यूरा शैली, इसका भी आपको याद रखना है। और ये अहमदुद्दौला जो है ये नूरजहाँ के पिता थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। परचिनकारी पित्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो इसमें दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं बाकी ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और बाकी ऑप्शन पढ़ के कंफ्यूज क्यों होना। मुझे वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाना है, मैं चाहती हूँ आपको क्वालिटी कंटेंट मिले और आपका टाइम वेस्ट ना हो। दैट्स वाई मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन अगर आपको सारे ऑप्शन पढ़वाने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं सारे ऑप्शन पढ़ दूँगी। परचिनकारी पित्रा ड्यूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पित्रा ड्यूरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? तो ये आपका शाहजहां ने करवाया था। अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। अनियमित अष्टकोणीय आकार का यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1639 में प्रारंभ हुआ तथा लगभग 9 साल में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। ये सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए.एल. श्रीवास्तव। ए.एल. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्य युगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जे.एन. सरकार और वी. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। एस.आर. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। विकल्प सी में आपका ए.एल. श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी। कंधार की वजह से ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा हो रहा था। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए रणनीतिक, आर्थिक के साथ साथ भावनात्मक व प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औरंगजेब। औरंगजेब, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? तो जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले
की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। मुगलों का अंग्रेजों ब्रिटिश में पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चरनोक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया। नेक्स्ट टॉपिक है मुगलकालीन प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी: नष्ट या मुक्ताई का कानून, मुक्ताई या नकदी अथवा जब्ती, तथा थर्ड है गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी: फर्स्ट खेत बटाई, सेकंड लंक बटाई तथा रास बटाई। तो ये 3 प्रणालियां आपके लगान निर्धारण की थी। ये तीनों लगान निर्धारण और ये तीनों बटाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर आपका, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने चालू किया था? तो यह जहांगीर ने किया था। दो अस्पा सिंह अस्पा, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी था। इसको मैं क्लिक कर देती हूँ, आपको दिखना चाहिए। लोक आचरण अधिकारी था। प्रशासन में मुहत्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का अधिकारी। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने शराब के खुले और अनियंत्रित व्यापार पर अंकुश लगाया। वेश्याओं का नगरों में निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल प्रशासन में मदद-ए-माश इंगित करता है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, इसी को कहते हैं मदद-ए-माश। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद-ए-माश कहा जाता था। इसे सयूरगाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग ना होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुख्य न्यायाधीश, इसका आंसर हो जाएगा। मुख्य काजी काजी उल कुजात यह प्रधान काजी था तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब
जिसके अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य में सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिए थे, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो कारखाना आपका अकबर ने भी बनवाया था और शायद हुमायूं ने भी बनवाया था। बट इसका आंसर जो है आपका बीपीएससी में बिहार लोक सेवा आयोग ने बी माना है, तो आप भी इसको बी मान के चलिए। ऐसे सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं हम लोग। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रेन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसके पुस्तकालय से जुड़ा था। अकबर ने 1558 से 1572 ईस्वी तक आगरा में, 1572 से 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सिकरी में, 1585 से 1601 ईस्वी तक लाहौर में और 1603 से 1605 ईस्वी तक पुनः आगरा में चित्रशालाएं स्थापित की। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, तो आपको भी अकबर ही याद करके रखना है। दास्तान-ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होना चाहिए ये दोनों, अब्दुल सम्माद और मीर सैयद अली दोनों ने किया। इसने स्टार्ट किया था और इसने ख़त्म किया है। इसका सलूशन देख लेते हैं। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान-ए अमीर हमजानामा है। कुछ स्रोतों में अकबर के काल में चित्रित प्रथम ग्रंथ के रूप में तूतीनामा का उल्लेख भी मिलता है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार इसका चित्रण अकबर के शासनकाल में 1507 ईस्वी में आरंभ हुआ था, न कि हुमायूं के काल में। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुल सम्माद की देखरेख में प्राय लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा आमिर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है, अतः ए और सी दोनों विकल्प सही है। मतलब पहले इन्होंने स्टार्ट किया, मतलब पहले मीर सैयद अली ने स्टार्ट किया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले मीर सैयद ने स्टार्ट किया, बाद में अब्दुल सम्माद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में हुआ था। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। व्यक्ति विशेष का चित्रण, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है मुगल चित्रकला का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये अकबर के राज दरबारी थे। दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत, जो एक कहार का बेटा था, के काम
से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय में अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं, जो दसवंत, बसावन, केशु, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कालमक, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सावल और हरिवंश आदि थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शेष बिंदु पर पहुंचा? तो जहांगीर के नेतृत्व में अपने शेष बिंदु पर पहुंचा था। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जहांगीर जो है मुगल चित्रकला का स्वर्णिम युग था, जहांगीर का शासन था। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल परीक्षी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर और पैरों चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अब्दुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुगल कालीन साहित्य। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो साहित्य लहरी जो है तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी थी। गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, ये तीनों तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है। गीतावली, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना तुलसीदास ने की है, जबकि साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की है। तो ये आपको याद रखना है, ये सूरदास ने की है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो, वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन की हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई है। तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। मुगल कालीन इतिहास को जानने में इस रचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी। फतुहात-ए-आलमगीरी फतुहात-ए-आलमगीरी पुस्तक ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई थी, जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में एक मुगल अधिकारी थे। इस कृति में औरंगजेब के शासनकाल 1698 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। यह मालवा और राजपूताना के प्रांतीय शासन पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। इसमें उसके शासनकाल के आसपास के रहस्यों की गहरी अंतर्दृष्टि शामिल है।
जिसे आंशिक रूढ़िवादी, सांप्रदायिक, सांप्रदायवादी और यहाँ तक कि जन विरोधी के रूप में पेश किया गया है। ज्ञातव्य है कि फतूहते आलमगीरी में सम्राट को न तो इस्लाम के समर्थक और न ही हिंदू के उत्पीड़क के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा न तो शिवाजी के साथ संघर्ष और न ही जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद की घटनाओं को धार्मिक दृष्टि से सामने रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुज़ुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुज़ुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुज़ुक बाबरी या बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा चगतई तुर्की में लिखी है। इसका फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया था। अब्दुल रहीम खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में प्रथम अनुवाद जॉन लेडन और विलियम अर्स्किन ने किया था। मुगल काल। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल काल का विविध। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपको सूची दिया हुआ है, इसको 1 से 2 सम्मिलित करना है। तो आपका बाबर का हो जाएगा कामरान। इन लोग के एक सेकंड, इन लोग के पुत्र से मिलान करना है आपको। तो बाबर का हो जाएगा कामरान, अकबर का हो जाएगा सलीम, शाहजहां का हो जाएगा आपका मुराद, जहांगीर का हो जाएगा आपका खुसरो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाबर के पुत्रों में हुमायूं, कामरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा और हिंदाल मिर्जा प्रमुख है। अकबर के प्रमुख पुत्र सलीम, मुराद मिर्जा और दानियाल थे। शाहजहां के 4 प्रमुख पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। जहांगीर सलीम के पुत्रों में खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, खुसरो मिर्जा, परवेज आदि सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इसका आंसर इमारत है और बनाने वाले का नाम है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपका किसने बनाया है? अगर आपको याद हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है। इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनाया? तो नूरजहां ने बनाया है, अगर आपको याद हो तो ये दोनों तो मिल गए हम लोग को, डी और बी। अगर डी और बी मिल गए तो अब हम लोग को काबली बाग मस्जिद देखना है। तो ये आपका बाबर ने बनाया था काबली बाग मस्जिद, और इलाहाबाद का किला आपका बनाया है अकबर ने। तो देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 4132 ए आंसर हो जाएगा इसका। हरियाणा के पानीपत में स्थित काबली बाग मस्जिद बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी पर विजय की स्मृति में बनवाई थी। मस्जिद के रूप में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित माना जाता है। इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग, जिन्हें इत्मादुद्दौला की उपाधि प्राप्त थी, की स्मृति में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया, बोला जो सही नहीं है उस पर आपको टिक लगाना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध और टीपू सुल्तान और मराठा, क्योंकि पानीपत का
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की सेना विजयी रही थी। तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को कहा जाता था। मुगल काल के दौरान सूरत को बाबुल मक्का मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है और हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के मुख्य केंद्रों में से एक है। विश्व के इतिहास में मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे मक्का के द्वार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कई यात्री समुद्री मार्ग से सूरत से रवाना होते थे। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों के मुख्य केंद्रों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? यह विलियम फिंच ने कहा है। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में लगभग 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सिख संप्रदाय। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। तो ये पटना में स्थित है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब हरिमंदिर साहिब पटना में स्थित है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है मराठा राज्य और संघ का। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो शिवाजी के। अष्टप्रधान शिवाजी के राज्य में थी। शिवाजी ने मराठा राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य अथवा मजमूआदार वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाक्यानवीस एवं या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव अथवा शुरूनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री था। सेनापति या सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। पंडित राव विद्वान और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व निभाना। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करिए।
तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सचिव। सचिव के बारे में हमने पढ़ा, ये पत्र व्यवहार करते थे। पेशवा आपका प्रधानमंत्री हो गया। उसके बाद अमात्य सुमंत आपका विदेश मंत्री हो गया। अमात्य आपका वित्त मंत्री हो गया। यहाँ देखिए लिखा है सुमंत विदेश मंत्री, है ना। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये देखिए। एक सेकंड। ये देखिए सुमंत विदेश मंत्री है ना, और सचिव देखिए पत्राचार व्यवहार करता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है सरंजामी प्रथा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मुगल साम्राज्य का विघटन। क्वेश्चन नंबर 1 है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था अंतिम सम्राट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। नादिर शाह अपने साथ 60 लाख रुपए, कई हजार अशर्फियाँ, 1 करोड़ रुपए की सोने की वस्तु, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्त ताउस मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो आपके शाह आलम द्वितीय ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। उनके पिता का नाम आलमगीर द्वितीय। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह दिल्ली से बाहर रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 हो गया। अब आपका घटना चक्र के मध्यकालीन भारत का लास्ट क्वेश्चन है ये, 3rd नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आपका आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने मध्यकालीन भारत को ख़त्म कर दिया है, बस एक क्वेश्चन बचा है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इस सीरीज़ मतलब मध्यकालीन भारत के घटना चक्र का लास्ट क्वेश्चन है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसका साम्राज्य सीमा कहाँ तक थी? तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में जो है आपका होना चाहिए था शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय का भी जो साम्राज्य था वो दिल्ली से पालम तक था। तो इसमें वो भी सही नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने निरस्त कर दिया था, लेकिन फिर भी इसका सॉल्यूशन हम देख लीजिए। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी
कि सल्तने ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते समटते दिल्ली के लाल किला से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। और यहाँ पे हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का जितने भी 2026 तक बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे ख़त्म होता है हम लोग का मध्यकालीन भारत का इतिहास। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं और भी आगे सीरीज़ में कुछ लाऊं वीडियो तो फिर आपको